हेलो बच्चों, अमरीश हर्ष एकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज अमरीश चौधरी एंड कॉलिंग नाम इज हर्ष। टुडे आई विल डिस्कस टॉपिक एंड सब टॉपिक्स आर लीनियर मैग्निफिकेशन। सेकेंड टॉपिक इज हियर पावर ऑफ अ मिरर। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। इसी के अंदर एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आफ्टर दैट application of refraction। ये आज इतने टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 2। यू नो व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको सीखने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। यू नो मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u is equal to 1/f, where u is the object distance। u क्या होता है? object distance, yes or no? v is the image distance and f is focal length of mirror। So 1/v plus 1/u is equal to 1/f. This is called mirror formula. Now, what is the linear magnification? Linear magnification कहते किसको हैं? पहले इसका लॉजिक समझिए। आपने देखा कि जब इमेज बन रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज हम लोग जब पढ़ रहे थे कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्केव मिरर में क्या देख रहे थे कि बहुत बार ऐसा सिचुएशन था जो ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन इमेज बड़ा आ रहा था। इसका मतलब इमेज इनलार्ज हो रहे थे, बड़े हो रहे थे। तो बड़ा इमेज जब होता है उसी को मैग्निफाइड कहते हैं, इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। सो यू नो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका डेरिवेशन क्लास 12 में मैं पढ़ाऊंगा। अभी यहां आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। हाइट ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय h2 एंड हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज h1। अगर h2 नेगेटिव है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अगर उल्टा बन रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। h1 पॉजिटिव हमेशा होता है। तो ओवरऑल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो फॉर्मूला आएगा, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। इसका प्रूफ भी मैं दूंगा क्लास 12 में। मीन्स मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नेगेटिव ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के और भी बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग डेवलप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग याद रखते हैं कि m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। क्लियर है? अब एक एक फॉर्मूला और हम लोग डेवलप करते जाते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 1/f। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v। दोनों साइड में v से मल्टीप्लाई कर दो। देखो v/v क्या हो गया? 1 प्लस v/u इज इक्वल टू v/f। तो v/u इज इक्वल टू v/f -1, दैट इज द v माइनस f/f। यस और नो? इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देन यू नो नेगेटिव ऑफ v माइनस f/f, इसी को क्या लिख सकते हैं? f माइनस v/f। मैग्निफिकेशन का नेक्स्ट फॉर्मूला h2/h1 इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू f माइनस v/f।
अगर मैंने यहाँ v से मल्टीप्लाई किया तब ऐसा होगा, अगर मैं u से मल्टीप्लाई करता तब 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय u क्या हो जाएगा, u/v प्लस u/u क्या हो गया बेटा 1 इज इक्वल टू u/f। सो u/v इज इक्वल टू u/f माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, u माइनस f/f, रेसिप्रोकल कर दो, v/u इज इक्वल टू u माइनस f/f, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू नो v/u, तो नेगेटिव ऑफ u माइनस f/u, सॉरी u माइनस f/f। तो ओवरऑल मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि मैग्निफिकेशन के क्या क्या फॉर्मूले हो गए, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u इज इक्वल टू f माइनस v/f इज इक्वल टू f माइनस u/f। देयर आर द 4 फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें ये सारे फॉर्मूले के यूज होंगे। क्लियर है? नाउ न्यू टॉपिक लिखिए। यहां माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, ये शो कर रहा है। नेक्स्ट लिखिए पावर ऑफ अ मिरर। पावर ऑफ अ मिरर, आप लोग कभी मेला गए होंगे, ठीक है, या कहीं पे आप लोग मिरर हाउस जब जाते होंगे, तो मिरर हाउस में आप लोग क्या होता है, जब जाते हो तो देखना अचानक क्या होता है, हाइट बढ़ जाती है, किसी की दिखाई पड़ती इमेज, किसी का क्या होता है मोटा दिखाई पड़ता है, कोई दुबला सा हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे? क्योंकि सारे मिरर जो उसमें लगे हुए हैं, सब मिरर के अलग अलग पावर्स होते हैं, पावर के बेसिस पे ही इमेज वो बड़ा छोटा या मोटा पतला करता रहता है। क्लियर है? सो यू नो पावर ऑफ अ मिरर इज इक्वल टू यू नो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्यों? जितना देखो, अगर कोई मिरर है, इसका फोकल लेंथ अगर ऐसा ज्यादा है, क्योंकि देखो फोकल लेंथ ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि जितना ये स्टीप टाइप का है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो कन्वर्ज करेगा, ये देखो बहुत दूर में जाके कन्वर्ज करेगा, यस और नो। अगर मान लो ऐसे वाला है तो इसमें कन्वर्ज कहां करेगा, बहुत नजदीक में कर देगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि फोकल लेंथ जिसकी ज्यादा होती है, ठीक है, फोकल लेंथ जिसकी ज्यादा होती है, पावर उतनी ही कम होती है, मतलब कन्वर्ज उतना ही दूर में करता है, यही कहने का मतलब है, ठीक है। और वाइस वर्सा, उसके लिए डाइवर्जिंग के लिए यही हो गया। तो यू नो पावर P इज इक्वल टू 1/f, बट यू नो f शुड बी इन मीटर। f किस में होना चाहिए, मीटर में। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर तुम कहोगे सर मैं फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ले लूं तब, तो आपको पता है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ऊपर चला गया, यू नो दिस इज द 100, मीन्स यू कैन से दैट 100/f सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए पावर फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? यूनिट ऑफ पावर देखो 1/मीटर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स को ही कैपिटल D से बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका नाम होता है डायोप्टर, यू नो डायोप्टर। सो यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ मिरर इज डायोप्टर। क्लियर है? नाउ अब तुम कहोगे सर पावर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कॉनकेव मिरर का क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा? तो समझिए बेटा न्यूमेरिकल में इसको कैसे यूज करेंगे। देखो ये आपके पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, यस और नो। तो जब कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, f इज ऑलवेज नेगेटिव। तो पावर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/f, तो 1/f माना वो 1/-f, तो पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब क्या है कि कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि सारे रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है वन पॉइंट पे। कन्वर्जिंग मिरर का पावर हमेशा नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है। और डिपेंड करता है, कहने का मतलब इसी से आप देख लीजिए कि f पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसी से आपका पता लग जाएगा कि इसका जो पावर है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
क्लियर है? कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, जिसको कहते हैं, मैं अपने नाम पे रखा हुआ है अमरीश फंडा, या इसी को अमरीश हर्ष फंडा भी कहते हैं। अमरीश हर्ष फंडा। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसको कंक्लूड कर रहा हूं मैं। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। यू नो, V इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होता है? जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल, मतलब इमेज वर्चुअल बनता है, यस और नो, और इरेक्ट होता है। नेगेटिव कब बन सकता है? जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो याद रख लेना बेटा कि व्हेन V इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट, यस और नो। V is negative, that means image is real as well as inverted. You know, for convex mirror, ये जो इस तरह का मिरर है, V is always positive. For a concave mirror is only positive when object is placed between the P and principal focus. Otherwise, V is always negative. Yes or no? If magnification M is positive, अगर M क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है जनाब? पॉजिटिव हो रहा है। तब तुम क्या कहोगे? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी से बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व इसी से हो जाएंगे आपके। और अगर तुम कहोगे नहीं सर, एम अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देन जस्ट इसका उल्टा कर दो, रियल एंड इन्वर्टेड। मीन्स एम इज पॉजिटिव, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। M is negative, image is real as well as inverted. Yes or no? If magnification is 1, तो इसका मतलब है कि सेम साइज का इमेज बन रहा है, सेम साइज इमेज। यस और नो? अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ? H2 अपॉन H1 इज लेस देन 1, मीन्स H2 इज लेस देन H1, माना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, इमेज डिमिनाइज्ड होगा। क्लियर है? अगर आपने कहा कि m इज ग्रेटर देन 1, मीन्स आई कैन से दैट H2 अपॉन H1 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स H2 इज ग्रेटर देन H1, मीन्स इमेज इज इनलार्ज्ड। सब कुछ का प्रूफ मांगिए बेटा, क्योंकि विदाउट प्रूफ हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं। जी हाँ, हम लोग साइंस वाले हैं, इसलिए विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बातें नहीं करते। चलिए अब हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं। यू नो, एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स। यू नो, एप्लीकेशन ऑफ मिरर। मिरर के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर का क्या यूज है? तो आंसर बताइए। प्लेन मिरर को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं लुकिंग ग्लास के लिए, यस और नो? तो प्लेन मिरर का यूज हम लोग क्या करते हैं? लुकिंग ग्लास के लिए, लुकिंग ग्लास के लिए, यस और नो? एज वेल एज और भी इसका काम यूज मतलब इसका यूज होता है, पेरिस्कोप में यूज करते हैं, ठीक है, कैलिडोस्कोप में यूज किया जाता है। ये सब मैं एक एक डिवाइस बताऊंगा आगे, ठीक है। आप इससे यही याद रखिएगा कि ये कहाँ यूज होता है जी? पेरिस्कोप में यूज होता है, कैलिडोस्कोप में इसका यूज होता है, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्शन, प्लेन रिफ्लेक्शन करना हो, बस उसके लिए प्लेन मिरर यूज होता है। यू नो, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज होता है? पहली बात की समझो, इसका लॉजिक सीखो, कहाँ यूज होगा? जहां पे रे आ रही हो एक जगह पे कन्वर्ज करना हो, ठीक है, एक सारे लाइट को एक जगह पे, सारे हीट को एक जगह पे छोड़ने हैं। एक्चुअल में जो लाइट आता है ना, तो लाइट के साथ वो हीट भी लेके अपने साथ आ जाता है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यू नो, ये कहां कहां यूज होता है बताइए? कॉनकेव मिरर में कहां कहां यूज होगा ये? पहली बात ये है कि ये प्रेशर कुकर में यूज होता है। कौन सा प्रेशर कुकर? ये प्रेशर कुकर नहीं, उसको कहते हैं सोलर कुकर, सोलर फर्नेस या सोलर प्रेशर कुकर। सोलर प्रेशर कुकर में यूज होता है।
सोलर फर्नेस में यूज होता है ये, क्लियर है। इसके बाद शेविंग इसमें यूज होता है, शेविंग मिरर इसको कहते हैं। समझना, जब आप लोगों के बाबूजी जो हैं जब दाढ़ी बनाते होंगे, शेव करते होंगे, तो वो क्या करते होंगे पता है, मिरर को सामने कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। बहुत लोग तो प्लेन ले लेते हैं, लेकिन रियल में लेना चाहिए कॉनकेव। अब क्या करते हैं वो, जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रख देते हैं, मतलब वो यहां पे रह जाते हैं, ठीक है, तो उनका इमेज क्या होता है, बड़ा दिखने लगता है। तो छोटी छोटी अगर मान लो कहीं भी छोटे से भी कुछ बच जाते हैं, बाल बच गए हैं, तो वो बड़ा दिखेगा, तो आराम से इसको साफ किया जा सकता है। इसीलिए इसको शेविंग मिरर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। सारे लाइट को एक जगह में कन्वर्ज करने के लिए यूज करते हैं, मीन्स हेडलाइट में भी यूज करते हैं, हेडलाइट ऑफ कार, क्लियर है। नाउ व्हाट इज द यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है। फर्स्ट में रियर व्यू मिरर, जिसको कि व्हीकल मिरर भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब साइड मिरर की तरह यूज करते हैं इसको। तो यू नो साइड मिरर, एज अ यूज ऑफ साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स, ऐसा लिखना चाहिए। क्यों, इसके लिए मैंने बताया भी था कि इसमें क्या होता है कि बहुत दूर दूर के भी इमेज को वो छोटा बना के दिखाता है। अगर मान लीजिए कार, ये हम लोग कार से जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मिरर ऐसे रखा हुआ है, तो पीछे से बड़ी कार भी आ रही है, उसका भी इमेज दिखेगा, छोटी सी बाइसाइकिल आ रही है, वो उसका भी इमेज दिखेगा, ठीक है। तो बहुत बड़े एरिया का इमेज हम लोगों को छोटा करके दिख जाता है। इसलिए देखना, कार में जो लिखा रहता है, लिखा जाता है कि ऑब्जेक्ट हाइट और रेंज इज नॉट अप्रोप्रिएट बट इमेज इज करेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर की तरह यूज करते हैं, क्लियर है। और भी बहुत सारे यूज करते हैं, जैसे बहुत बार लाइट को अगर फैलाना है, स्ट्रीट लाइट में जो है जब फैलाना होता है तब इसको यूज करते हैं। इन स्ट्रीट लाइट व्हेन यू वांट लाइट स्प्रेड, जैसे सपोज कीजिए यहां पे इस तरह से लाइट है और यहां पे हमने ऐसा कर दिया कॉन्वेक्स, यू नो कॉन्वेक्स मिरर यहां लगा दिया, यहां पे लाइट लगा दिया, तो यहां से लाइट ऐसे जा रही है और यहां पे दूर तक फैल जाता है इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब लाइट को स्प्रेड करने के लिए ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। नाउ न्यू टॉपिक लिखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यू नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सिलेबस को सिर्फ कवर कर रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं बस, ठीक है। जब हम लोग थोड़ा सा ये सब सिलेबस खत्म कर लेंगे तो फिर हम लोग हायर डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे। लिखिए टॉपिक का नाम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यू नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम द वन मीडियम टू द अदर, ऑब्लिकली मतलब एंगल पे जब फेंकते हैं, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तुमको अगर सर समझा नहीं, टेक्निकली आपने बोल दिया, मुझे समझाइए पहले होता क्या है। सपोज कीजिए ये आपके पास एक ग्लास प्लेट है, या सपोज करो ये वाटर है आपके पास, यहाँ पे भरा हुआ है वाटर, अपने ऐसे भर के रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। और इसके पहले इधर क्या है बेटा, ये एयर है। अगर तुमने लाइट को ऐसे छोड़ा, स्ट्रेट लाइन पे छोड़ा, तो देखना लाइट सीधी सीधी चली जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा करा, लाइट को ऐसे एंगल पे यहां पे डाला, ठीक है, यहां पे सपोज कीजिए आपने एंगल पे यहां लाइट डाला, ठीक है, और यहां पे क्या है, ये आपके पास नॉर्मल है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। ये सपोज करो ओ पॉइंट है, इसको एन बोलते हैं, इसको एन डैश बोलते हैं, एन डैश। तो व्हेन लाइट ऑब्लिकली कम टू द सरफेस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर की ओर बेंड कर जाती है। अब तुम मेरे से पूछो सर इधर क्यों बेंड किया, उधर क्यों नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एयर जो होता है वो रेयरर मीडियम्स होते हैं, रेयरर मीडियम है, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। और ये जो वाटर है ये क्या है बेटा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर, रियल डेंसर की बात नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिकली डेंसर की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में डेंसर और ऑप्टिकली डेंसर दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। यू नो तो ये वाटर क्या है या ग्लास क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आती है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल।
अब तुम कहोगे सर अगर लाइट मैं इधर से छोड़ता तब देखो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, माना इधर चला जाता है, जबकि जाना तो उधर चाहिए था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लिख लीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन it passes from one medium to another is called refraction of light। या ऐसे भी बोल सकते हो refraction of light is the phenomenon of path change when light goes from one medium to the other, full stop। ये भी डेफिनेशन हो सकता है। अब तुमको सर इसका जो कॉज क्यों है, क्यों ये बेंड कर रहा है, ठीक है, क्या इसमें इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए बेंड कर रहा है क्या? आंसर है नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है इसलिए बेंड कर रहा है। तुम कहोगे सर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब, इसको मुझे पहले क्लियर कीजिए कि ऑप्टिकली डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ। ऑप्टिकली डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब है यहां पे जो लाइट की स्पीड होगी v1 मान लो, और यहां पे जो लाइट की स्पीड होगी v2, v1 हमेशा v2 से ग्रेटर होगा। जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट की वेलोसिटी कम होती है। समझ में आई बात है? तो जब बहुत तेजी से आ रही थी, हायर वेलोसिटी से आ रहा था, और उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मिला और वहां वेलोसिटी उसकी कम हो गई, तो कम हो गई तो क्या होगी, वो बेंड करने लगती है और वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करने लगती है। लेकिन अगर यही मान लो यहां वेलोसिटी ज्यादा है और वो खुले में जा रही है, एयर में जा रही है, तो वो क्या होगा, जब किसी को बांध के रखे थे और अचानक छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, तेजी से भागेगा एकदम और इधर उधर करके भागेगा, तो वो आउटवर्ड टुवर्ड माने अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो भागने लगता है। क्लियर है मेरी बात है? सो इसका मेन कॉज जो होता है, मैं पूछूंगा व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, then you should say the basic cause of refraction of light is change in velocity, change in velocity या difference in velocity in mediums। ठीक है, दोनों मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी होती है, इसीलिए ये क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेलोसिटी चेंज होती है, इसीलिए क्या करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं वंस मोर, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? You know, the bending of light when light goes from one medium to the other obliquely, ये वर्ड जरूर लिखिएगा, बहुत बुक्स में भी देखा मैंने obliquely नहीं लिखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे सीधा सीधा जाएगा तो क्या रिफ्रैक्शन हो जाएगी क्या? आंसर है नहीं, obliquely लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं नंबर काट लूंगा। When light goes from the one medium to the other obliquely, the path of light will change. The process is called refraction of light. And what is the basic cause of refraction of light? Change in velocity. उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, इसीलिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होने लगता है। वो क्या करते हैं, अपने पाथ से बेंड कर जाती है, या तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। क्लियर है? नाउ ऑप्टिकली लिख लीजिए, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है, यू नो अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, अ मीडियम इन विच द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस, द मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्लियर है? अब देखिए, अगर आपके पास ये डेंसर मीडियम है और ये कैसा है, रेयरर मीडियम है। जानते हैं ये सब जो डेंस है, रेयर, इसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू कहा जाता है, ऐसे लिखते हैं म्यू। ठीक है, बहुत बच्चे देखते हैं यू और यू ऐसे लिखते हैं, भाई बोलते हैं ये सर स्मॉल यू है, ये गलत है बेटा, यू ये है, ये म्यू है। बिल्ली कैसे आवाज निकालती है, म्यू, तो वही वाला म्यू है ये। तो ये है डेंसर मीडियम और ये क्या है, रेयरर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 है, तो ऑब्वियसली μ2 इज ग्रेटर देन μ1। समझ में आ रही बात है? तो इसका मतलब क्या है कि म्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब लाइट की स्पीड उसमें कम होगी। ठीक है, यहां पे अगर सपोज करो एक पॉइंट है जहां पे लाइट आ रही है,
यहां से हमने लाइट छोड़ा ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मना टेढ़ा करके, और ये क्या है बेटा, ये है नॉर्मल। अब लाइट क्या होगी, मैंने क्या कहा था, रेयरर से डेंसर में जाने पे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, माना नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इस तरफ बेंड कर जाएगी, माना एक्चुअल में जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन वो उधर नहीं जाती है, वो इधर बेंड कर जाती है जब रेयरर से डेंसर में जाती है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी कम हो गई। लेकिन अगर कहोगे सर डेंसर टू रेयरर जाना है, तब सपोज कीजिए ये आपके पास एक मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और यहां पे सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास डेंसर मीडियम है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेट कर लेते हैं, यहां पे इसका μ2 लेट कर लेते हैं। आपको पता है यहां पे μ1 ग्रेटर देन μ2 है, यहां पे क्या था, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, देख लो वहां पे क्या है बेटा, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है। अगर आपने क्या किया, यहां पे एक नॉर्मल आपने यहां पे डाल दिया, समझ में आ रही बात है। अब लाइट अगर इधर से आ रही है, सपोज कीजिए कि लाइट आपने इधर से डाला, ठीक है, यहां से आपने डाला, या ऐसा कर लेते हैं कि ये रेयरर में ये इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 μ1, और रेयरर मीडियम का क्या है, μ2, ठीक है। μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है, इस पॉइंट पर ये डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही है, अब किधर जाएगी, देखो जब डेंसर से रेयरर में हो रहा है तो एक्चुअल में ये ऐसे चली जाएगी, लेकिन जाना कैसे चाहिए था, इसको तो सीधा जाना चाहिए था अगर मीडियम नहीं होता तो, लेकिन जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर है। नाउ लिख लीजिए अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट देखिए, ये आपके पास एक मीडियम था, ये लाइट आ रही थी, ये नॉर्मल था, ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर चला गया जबकि जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है। ये कौन सा मीडियम था, रेयरर मीडियम। ये कौन सा मीडियम था बेटा, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब ये देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑन इंसिडेंस सारे इसी प्लेन में तो हैं, इसी बोर्ड पर तो मैं लिखा है मैंने, ऐसा तो नहीं इसके लिए अलग एयर में आना पड़ा मुझे, नहीं ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, पहले की तरह ही। फर्स्ट डेफिनेशन लिख लीजिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल कहीं अलग जगह भी हो सकता है लेकिन यहां की बात कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज हियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ दिस मीडियम, मान लो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, यहां पे एंगल बन रहा है, इसका नाम मैंने रख दिया I1, इस या I रख दिया, इसका एंगल का नाम रख दिया मैंने R। सो यू कैन से μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin R, या ऐसा भी कर सकते हो μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin I2, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन एंगल जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही सेकंड रूल है। म्यू इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट, μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin I2। अब तुम कहोगे सर इफ I1 इज इक्वल टू I मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड I2 इज इक्वल टू R, then I can write here μ1 sin I is equal to μ2 sin R, then μ2 upon μ1 is equal to sin I upon sin R। पहले समझो बेटा, ये मल्टीप्लाई में था, अगली साइड में डिवाइड में चला गया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, तो sin I upon sin R is equal to μ2 upon μ1।
इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट का दोनों का रेशियो जो होता है उसके एंगल का उल्टा हो जाता है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर हो जाता है। यही याद रखना है। देखो एंगल आई कहां बन रहा है, μ1 में, और आर कहां बन रहा है, μ2 में, और यहां हम लोग क्या लिख रहे हैं, μ2 के ऊपर में लिख रहे हैं आई, μ1 के साथ लिख रहे हैं आर, मतलब उल्टा हो जाता है। μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इसी μ2 अपॉन μ1 को क्या कहते हैं पता है, 1 μ2 लिख देता हूं, 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तुमको अगर सर इसका लॉजिकल मीनिंग बताइए कि जब लाइट वन मीडियम से 1 से 2 में जा रही है, ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो μ2 बाय μ1 होगा वो साइन आई और साइन आर के रेशियो के इक्वल होगा। मीन्स 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्नेल, उन्होंने ये लॉ दिया था, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। नॉर्मल बुक्स में यही दो चीजें लिखी रहती हैं, लेकिन जो थोड़ा एडवांस होता है उसमें कुछ और चीजें भी लिखी होती हैं, ठीक है। ये दो चीज तो आपने जान गया, सारी बुक में यही रहेगा, एनसीईआरटी भी उठाओगे इसमें भी दिखेगा, नॉर्मल कोई भी लखमीर सिंह में देखना यही दो चीज लिखा होगा। लेकिन अब मैंने कुछ बताया तो कुछ तो स्पेशल बताऊंगा। लिखिए 3rd नंबर, वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होगा पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। माने इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फेज चेंज नहीं होती है। अब तुम कहोगे सर ये दो चिड़िया क्या है, बताइए पहले, ये फ्रीक्वेंसी किसको कहते हो, फेज किसको कहते हो, सब बताएंगे आराम से। फ्रीक्वेंसी को न्यू कहते हैं और फेज को 5 से डिनोट करते हैं बेटा, ये चेंज नहीं होती है। हाँ, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज, v एंड लैम्डा, ये चेंज होती है। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेज। तुमको कहोगे सर इसका मतलब वेवलेंथ तो सुना है कि कलर के लिए डिटरमाइन करता है वो, अगर मान लिया जाए कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइट यहां से ब्लू कलर का आ रहा है बाद में ऑरेंज कलर का हो जाए, हाँ बेटा हो सकता है। रिफ्रैक्शन में ऐसा भी होता है कि कोई अलग कलर आ रहा है, अगर उसकी रिफ्रैक्टिव मतलब क्या कहते हैं वेवलेंथ को अगर आपने चेंज कर दिया तो क्या होगा, अगर दूसरे डिजायर्ड कलर के अप्रोक्सीमेटली अगर आप पहुंच गए हैं तो वह दूसरा कलर आपको दिखेगा। यहाँ पे यहां से पता चला कि अलग कलर आ रही है, येलो आ रहा है, यहां से ऑरेंज हो गया। कहने का मतलब रिफ्रैक्शन में लैम्डा चेंज होती है, और मैंने बोला ही था वी भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है। हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, माने 1 सेकेंड में कितना बार लाइट के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो चेंज नहीं होता है। यहां भी जितना वाइब्रेट करेंगे यहां भी उतना ही वाइब्रेट करेंगे। और लाइट का फेज किसको कहते हैं, लाइट ने इनिशियली इपॉक कितना ट्रेवल किया था उतना ही इपॉक यहां पे ट्रेवल करता है। ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ठीक है, कि फेज जो है, जो फेज से आ रही होती है वही फेज जा रही होती है, उसको इपॉक कहते हैं। इनिशियल फेज को इपॉक कहते हैं, फाइनल फेज को फेज ही कहते हैं, ठीक है। तो यह φ2 माइनस φ1 जो है वो दोनों चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट होता है, मतलब φ1 इक्वल टू φ2। तो लिख लीजिए कॉपी में, फ्रीक्वेंसी न्यू, मतलब v को थोड़ा टेढ़ा सा लिख देना, इसको न्यू कहते हैं बेटा, ठीक है। या बहुत बार इसको n भी लिख सकते हो, लेकिन कितना चीज को n लिखोगे इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए न्यू लिखिए। कोशिश कीजिए हमेशा ना स्टैंडर्ड यूनिट को लिखा जाए या स्टैंडर्ड नोटेशन को लिखा जाए। तो लिखिए, न्यू एंड फाई डू नॉट चेंज when light goes from one medium to the other, but velocity and wavelength get changes। v और lambda क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, once more, there are 3 laws of refraction। रिफ्रैक्शन के कितने लॉज हैं जनाब, 3 लॉज हैं। कौन कौन सा लॉज है भाई, फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सारे एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है, उसके लिए अलग प्लेन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है। ये फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसी का साइन एंगल, और दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसी का साइन एंगल, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin R, मतलब म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूं। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ कहता है
कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना ही फेज चेंज होती है। तो क्या चेंज होता है भाई? वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ गेट चेंज। यू नो, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। न्यू टॉपिक लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो म्यू हम लोग पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारी बुक में देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन लिखा जाता है। अरे फ्रीक्वेंसी को भी एन लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी। जब मैं पढ़ रहा था ना, बड़ी दिक्कत होती थी मुझे, क्योंकि टीचर था नहीं मेरे पास। अब जब भी मैं ये करता कंफ्यूज हो जाता था, इसको वी बोलूं कि एन बोलूं, सर एन माने क्या है यहाँ पे, ऐसा बड़ा ये प्रॉब्लम रहती थी। तो क्या करते हैं इसके लिए नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है बेटा? ठीक है, म्यू के लिए, सॉरी म्यू, ठीक है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यू नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू यू नो साइन आई अपॉन साइन आर, जो हमने प्रूव किया था, ठीक है। या दूसरा डेफिनेशन इसका क्या लिख सकते हैं? म्यू टू अपॉन म्यू वन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरा क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सी अपॉन बी। इसी को क्या लिख सकते हैं? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। इतने सारे फॉर्मूले हो गए, सारा यही देखो, यही बता रहा है। कैसे बता रहा है भाई? म्यू इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन बोला था या नहीं बोला था? ऑब्वियसली ना। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, हमने प्रूव किया ना, ठीक है। अब म्यू क्या कहता है? वेलोसिटी का रेशियो चेंज होता है, मैंने बताया था ना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैं लिख देता हूं, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसकी वैल्यू कितना होता है जनाब? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। लैम्डा वन क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम माना कौन सा? जिसमें से हम लोग लाइट को भेजे थे, ठीक है, फर्स्ट मीडियम। एंड यू नो लैम्डा टू इज हियर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्लियर है? यू नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसकी यूनिट भी नहीं होती। पूछो क्यों? अब देखो, साइन एंगल है और ये नीचे भी एंगल है। एंगल का एक्चुअल यूनिट जब बड़े क्लास में जानोगे तो उसमें होता है रेडियन। तो रेडियन अपॉन रेडियन कट गया, कोई यूनिट नहीं है। यहां भी देखो, वेलोसिटी का लाइट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यहां भी वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। दोनों कट गए। मैंने कहने मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस होते हैं, मैंने इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मैंने यूनिट लेस होता है। बड़ा चीप आदमी है भाई ये आदमी, नहीं, ये चीप क्वांटिटी है कि इसकी डायमेंशन भी नहीं होती है और इसकी यूनिट भी नहीं होती है। समझ में आई बात है? अब म्यू जो है, जिसकी वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होती, किसी भी मीडियम की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। कभी भी इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं होती है। समझ में आ गई बात है? नाउ इसी में थोड़ा सा और चीज बता देता हूं, लिखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडिया। तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि एक मीडियम आपके पास ये है, मीडियम का ही प्लूरल वर्ड जो होता है वो मीडिया होता है। अगर मान लो मीडियम माना एक मीडियम, इसको मैंने यम हटा के ए लगा दिया तो क्या हो गया? मीडिया माना प्लूरल हो गया, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एक मीडियम है, मान लो ये कांच का है, ग्लास का है, दूसरा मान लो वाटर का है, ठीक है, तीसरा कोई और चीज का ले लेते हैं, ठीक है, किसी और चीज का है, ऐसा कर लेते हैं। थर्ड जो है हम लोग किसी और चीज का ले लेते हैं। क्लियर है? तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम आपके पास है। यहां सपोज कीजिए ये वाटर है, ये आपके पास मान लो ग्लास है, और ये मान लो तारपिन ऑयल है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग है।
अब देखिए लाइट यहां से हमने ऑब्लिकली छोड़ा, ठीक है, यहां से मैंने लाइट ऑब्लिकली यहां पे छोड़ा, और यहां पे ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। यहां पे रेयर मीडियम है बिकॉज दिस इज द एयर। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, जाना इसको इधर चाहिए था लेकिन इधर बेंड कर जाएगा, ठीक है। फिर देखो, फिर यहां से थोड़ा अगर ज्यादा डेंसर ये है तो फिर क्या होगा, अगेन ये। फिर अगर यहां से और ज्यादा डेंसर है तब क्या होगा, फिर ये इधर ऐसे मुड़ जाएगा। लेकिन हाँ, फिर डेंसर से अब ये रेयर मीडियम है तब जानते हो फिर ऐसे चली जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ये जो सिंगल पाथ था ना, ये पाथ एकदम सेम रह जाता है। मतलब रेयर में जिस तरह का पाथ था नेक्स्ट रेयर में उसी तरह का पाथ होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी। ये दिमाग में बिठा लेना है। अगर तुम कहोगे सर यहां इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू ए था, म्यू एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी है, इसका म्यू सी है, इसका म्यू डी है, और अगर उसके यहाँ पे म्यू ए है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। या सपोज कीजिए सर 3 नहीं अगर 2 ही होता तब क्या करते, ठीक है। तब हम लोग कैसे कह सकते थे, देखिए यहाँ पे अगर है तो ऐसे चला गया तो क्या कह सकते थे, मतलब ये पाथ को हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है ऑब्वियसली। देखो जब यहां से यहां गया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू ए अपॉन म्यू बी। जब म्यू बी से म्यू सी में गया तो क्या लिख सकते हैं, म्यू बी अपॉन म्यू सी। फिर यहां से फिर एयर में आ गया तो म्यू सी अपॉन म्यू ए। सबका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तुमको सर प्रूव करके दिखाइए, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर तुमको सर और मीडियम होता तब क्या करता मैं, वही म्यू सी अपॉन म्यू डी, फिर से म्यू डी अपॉन म्यू ए फिर से करता मैं। अब म्यू ए अपॉन म्यू बी, सो यू कैन से दैट साइन आई अपॉन साइन R1। यहाँ पे एंगल आई है, यहाँ पे एंगल R1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे एंगल R2 है, फिर यहाँ पे एंगल R3 है, ऐसा लिख देते हैं साइन आई अपॉन साइन R1, ठीक है। साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R2 अपॉन साइन आई। देख लीजिए साइन आई कट, ये और ये कट, ये और ये कट, आंसर इज 1। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, लास्ट में फिर एयर में अगर चला जाता है तो सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेवल ऊपर करके क्वेश्चन में थ्योरी बताया है, अभी क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल इसी बेस पे करेंगे, इसीलिए। तो तुम कहोगे सर इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो म्यू ए अपॉन म्यू बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इंटू सी म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अच्छा अगर मैं लिखूं इसको ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी म्यू ए, यस और नो, ऑब्वियसली यस। यू कैन से दैट ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इज इक्वल टू ए म्यू सी। देखो बी और बी कट गया, सेम बचा या नहीं बचा तो यू कैन से दैट when light goes from the one medium to other to another, then the refractive index of first to the second to the third to the fourth is equal to first and fourth. Answer. New topic लिखिए, application of refraction of light. Application of refraction of light. अब refraction of light का क्या application है? पहली बात तो यह है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ टैंक। आप लोग कभी भी टंकी में गए होंगे देखने के लिए, और इसमें मान लो वाटर भरा हुआ है, वाटर टैंक की बात कर रहा हूं। यहां पे आपने अगर क्वाइन रख दिया है तो आपको क्या लगेगा पता है कि क्वाइन यहां नहीं यहां पे है, ऐसा लगता है ना, ठीक है। इसके लिए मैं स्टोरी सुनाता हूं आपको, ठीक है। एक फॉरेस्ट था, तुम कहोगे सर ऑब्वियसली हो सकता है, जंगल है भाई एक, ठीक है। वहां पे ना, वहां का जो किंग था लायन, वो रहते थे वहां पे, ठीक है। ये थोड़ा बदमाश टाइप का किंग था। ये क्या करता पता था, हर दिन किसी ना किसी एनिमल को मार देता था, और मार के खाता भी नहीं था, छोड़ देता था उसको, ठीक है। तो सारे और जितने एनिमल्स हैं सारे परेशान होने लगे, अरे भाई ये लोग तो ये तो एनिमल तो रोज मारते रहता है भाई, तो कैसे चलेगा, तब बहुत जल्दी ही हमारा फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सारे एनिमल ही नहीं रहेंगे, ठीक है।
तो सब ने मिलकर किया, इस लायन को कहा कि भाई ऐसा है, आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। बोला क्या कहना है बताओ भाई। बोला कि आप जो रोज रोज इतने सारे एनिमल को मार देते हैं, ठीक है, और खाते भी नहीं है, धीरे धीरे तो एनिमल खत्म हो जाएगा, आप भूखे मर जाएंगे। बोला हाँ ये बात तो सच है। बोला ऐसा करते हैं कि आपको ना रूटीन बांध देते हैं कि डेली आपके पास 1 एनिमल खुद ब खुद आएगा, ठीक है, उसको आप मार लीजिएगा और खा लीजिएगा। लायन ने बोला अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, हमको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, आएगा हम खा लेंगे। और बोला जिस दिन कोई छोटा एनिमल होगा उस दिन आपके पास 2 एनिमल आएंगे। समझ रहे मेरी बातें? 2 एनिमल आएंगे जिससे आपका पेट भर जाएगा। लायन बड़ी खुश, आराम से वो रहता था बैठा, हर दिन एनिमल आता था, खा के अपना धीरे धीरे वो सुस्त हो चुका था। एक दिन की बात है, ठीक है, वो जो है 2 रैबिट की बारी आई। बड़े भाई रैबिट और छोटे भाई रैबिट की बारी आई, ठीक है। तो बड़ा भाई रैबिट जो था ना वो बहुत चालाक था। बोला अरे भाई, छोटे रैबिट को बोला कि तुम चुपचाप घर में रहो आराम से। बोला भैया मैं नहीं जाऊंगा तो फिर लायन जो सबको मार देगा। बोला ना ना तुम घर में रहो ना, मैं जा रहा हूं। ये कौन रैबिट है? बड़ा भाई रैबिट। मैं लिख देता हूं बड़ा भाई रैबिट। यस और नो? ये बड़ा भाई रैबिट कहां गया? लायन के पास गया, और एकदम शाम, जब 1 बजे 2 बजे खाने का टाइम था, वो आराम से 3-4 बजे पहुंचा। उस समय वो भूख से लायन बहुत गुस्से में था। बोला पहले तो इतना छोटा जानवर और ऐसा कर रहे हो, बड़े लेट करके क्यों आए हो? बोलता है सरकार ऐसा है, हम लोग तो 2 भाई निकले थे घर से, लेकिन जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे ना, तो एक जो लायन था उसने कहा कि मैं ही यहाँ का किंग हूं, ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि मैं ही खाऊंगा तुम लोगों को। लेकिन मैं तो पहचान गया कि ये वो एक्चुअल में किंग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मेरे छोटे भाई को उसने खा गया और मैं जो है जान बचा के आपके पास आया हुआ हूं, ठीक है। तो लायन को अब बताओ, अगर जानते हो पहली बात तो ये भूखा लायन, और उसके बाद भी वो उसके कॉम्पिटिटर की बात कर रहे हो, तो वो तो खाने को दौड़ेगा। तो उसने इस बड़े भाई को रैबिट को बोला चलो मुझे लेके चलो, मैं देखना चाहता हूं कौन सा एनिमल है। ये बड़े भाई ने क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन पढ़ के रखा था, वो उसको एक टैंक के पास लेके, कुएं के पास लेके चला गया, ठीक है। और लायन जब वहां कुएं पे गया और बोला देखिए इसी के अंदर है, तो लायन ने ऐसे देखा तो उसको अपना फेस दिखाई पड़ा, ठीक है। और उसको फेस जब दिखाई पड़ा तो आपको पता है कि वो बहुत गहरा कुआं था, लेकिन उसको लगा क्या, एक्चुअल में उसका फेस तो यहां दिखा, लेकिन उसको लगा क्या कि यहां पे है, उसको जरा ऊपर लगा। तो बहुत गुस्से में आ गया कि अच्छा मेरा एनिमल पहले खा लिया है तुमने, मेरा भोजन पहले ही खा लिया है, और उसके बाद अब तुम नौटंकी कर रहे हो। बड़ा जोर से वो चिल्लाया। तो आपको पता है उधर से इक्को भी, कुएं में इक्को भी होती है, ठीक है, तो वहां से भी आवाज बड़ी जोर से आई, ठीक है। तो इसलिए लायन ने सोचा अरे बहुत नजदीक तो है ही, आराम से जंप कर लेंगे। वो जंप किया और मर गया। कहने का मतलब क्या है कि जो बड़े भाई रैबिट ने, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ के रखा था मेरे से, ऐसा सोच लो, ठीक है, कि उसने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, तो इसलिए एक्चुअल में उसको दिखेगा यहां इमेज, लेकिन वो है, उसको लगेगा कि ऊपर से इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ बोथ आर डिफरेंट। रियल डेप्थ यहां से यहां था, लेकिन एपरेंट डेप्थ यहां से यहां था, तो उसको लगा कि थोड़ा कम डेप्थ है, लेकिन रियल में डेप्थ बहुत ज्यादा था। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ अ लाइट, ठीक है। इसको मैं फिगर भी बना देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां पे है, यस और नो, ऐसे इस तरह से देख रहे हैं। अब तुमको यहां से अगर दिखाया जाए, लायन को यहां से दिखाया गया, तो लायन को क्या लगेगा पता है? लायन अगर वहां से देख रहा है तो सबसे पहले वो इसको ऐसे देखेगा, ठीक है, यहां से लाइट ऐसे जा रही है, लेकिन ये लायन क्या सोचेगा कि लाइट यहां से आ रही है, यहां से, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट तो यहां पे है, लेकिन उसको लगेगा कहां? यहां पे। यू नो दिस लेंथ इज द वाई एंड दिस लेंथ इज एक्स, ठीक है। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू, ये यहां क्या था? एक्चुअल हाइट, मीन्स एक्चुअल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। सो यू कैन से दैट म्यू इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। क्लियर है?
इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, एयर से वाटर में देख रहे हैं हम लोग. दिस इज वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन. राइट, सेकेंड एप्लीकेशन, effect of sunrise and sunset. Effect of sunrise and sunset. Effect of sunrise and sunset. एक्चुअल में जानते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण हमें 4 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है सन को देखने के लिए. पूछिए कैसे. आपको पता है ये जो है अर्थ का हॉरिजन है, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं एयर का. यस और नो. यहां पे है, हम लोग यहां पे रहते हैं. ठीक है. अब देखो सन यहां पे सनसेट हो चुका है. ठीक है, सनसेट अभी हो चुका है. लाइट यहां से जाएगी, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहां रिफ्रैक्शन हुआ, यहां रिफ्रैक्शन हुआ, यहां रिफ्रैक्शन हुआ, यहां हमको मिला. हमको क्या लगेगा कि सन अभी यहीं पे है. एक्चुअल में आप क्या देख रहे हो, सनसेट हो चुका है, लेकिन हमें सन यहां पे दिखाई पड़ेगा. कहने का मतलब क्या है कि सन ऑलरेडी जो है सेट हो चुका है, लेकिन हमें विजिबल अभी भी होगा, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्योंकि यहां जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग टाइप के गैस हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो यू कैन से दैट इफेक्ट ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज 4 मिनट्स. एक्चुअल में जब कैलकुलेट किया गया तो 4 मिनट्स हुआ. 2 मिनट उगते समय, 2 मिनट डूबते समय. ठीक है. तो देयर आर द 4 मिनट्स फॉर द इफेक्ट ऑफ सन आफ्टर द सनसेट और सनराइज. यू कैन से दैट दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कमिंग क्लास में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि लेंस किसको कहते हैं. पहले मैं कंक्लूड कर देता हूं. आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. उसके बाद और सारे फॉर्मूले डराइव किए हम लोगों ने. फिर एप्लीकेशन ऑफ मिरर बताया मैंने कि कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर की तरह यूज किया जाता है. कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू मिरर मतलब उसमें व्हीकल्स में यूज करते हैं, साइड मिरर की तरह यूज करते हैं. फिर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सीखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. म्यू इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1. ये सारा फॉर्मूला रिवाइज करके, सारा थ्योरी रिवाइज करके आप लोग कमिंग क्लास में आइएगा. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेंस किसको कहते हैं, लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं और उसका इमेज कहाँ बनता है. फिर लेंस का एप्लीकेशन क्या है, हम लोगों को चश्मा पहनने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो लेंस क्या करता है, कैसे हम लोग लेंस लगा के हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने लगते हैं जो पहले नहीं देख पा रहे थे. ये सब सारी बातें हम लोग कमिंग क्लास में करेंगे. टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक.